सीवीटी 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ये बात सच तो है, लेकिन इसके पीछे अगर आप देखोगे जो कड़वी सच्चाई है ना, वो आप लोगों की आंखें खोल के रखेगी। 22 साल के लड़के ने एग्जाम फोड़ा है, डिप्लोमा का है। आपको रीजनिंग तो आपने तैयार करी होगी और ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप जानते हो। इसमें मेन कहानी क्या है कि 3 महीने आपको एक्चुअली तैयारी कैसे करनी है, कब तक हो सकता है सीवीटी 1 का एग्जाम। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है भाई कि आपका एग्जाम जुलाई और अगस्त में होगा, आप बिल्कुल पूरी तरीके से डूब जाओगे कि सीवीटी 1 में हमें कितना सेफ स्कोर करना होगा या कितना हमारा टारगेट होना चाहिए। रीजनिंग के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो आपको रीजनिंग के अंदर नेक्स्ट देखा अपनी गलतियों को एनालाइज करो और रिपीट मत करो भाई इन गलतियों को। अगर आप अगले 3 महीने में आरआरबी जेईई सीवीटी 1 को क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये कुछ बातें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। देखो भाई 90 मिनट के अंदर आपको सीवीटी 1 में 75 प्लस स्कोर का टारगेट रखना होगा। अचीव कैसे होगा ये तो मैं बाद में बात करूंगा, फिलहाल अभी आपको किन चीजों को दिमाग से निकाल देना चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो सीवीटी 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ये बात सच तो है, लेकिन इसके पीछे अगर आप देखोगे जो कड़वी सच्चाई है ना, वो आप लोगों की आंखें खोल के रख देगी। आगे डिस्कशन करूंगा, अभी सिर्फ सीवीटी 1 पर फोकस करता हूं भैया, सीवीटी 2 को बाद में देखूंगा जब सीवीटी 1 क्लियर हो जाएगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी जो आपको सीवीटी 2 तक लेके ही नहीं जा पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज मैथ्स में किसी के 30 में से 30 नहीं आ सकते। मैं डिप्लोमा का स्टूडेंट हूं, बीटेक वाले ही क्लियर कर सकते हैं, मेरे से क्लियर ही नहीं होगा और मुझसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होगा। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक डिप्लोमा का स्टूडेंट या बीटेक का स्टूडेंट इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर सोचता होगा। मुझे भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं, ये पिक्चर शायद आप लोगों ने कभी देखा हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे। देखो भाई ये एक स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा, कई सारे स्टूडेंट की बात करूं, जैसे इसका नाम आशीष है और इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में 22 साल का लड़का है, एग्जाम फोड़ दिया है। ठीक है, 22 साल के लड़के ने एग्जाम फोड़ा है, डिप्लोमा का है, और तुम मिलोगे ना लगेगा नहीं, लेकिन फोड़ा एग्जाम को। ठीक है, इसके अलावा जितने भी पीछे स्क्रीन में लोग बैठे हुए हैं, ये भाई साहब ये सब देखो, ये बच्चा इसने 5 से 6 एग्जाम क्लियर किए, एग्जाम का डर ही खत्म हो गया। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट डिप्लोमा से आते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कोई भी ब्रांच की, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी ब्रांच की मैं बात करूं, डिप्लोमा से आते हैं। कई सारे स्टूडेंट ने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को फोड़ा है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक किया था, कोई जॉब में ऑलरेडी है, फिर भी फोड़ा एग्जाम को। ठीक है, तो आपको लगता है कि जॉब के साथ नहीं कर सकते, तो वो भी पॉसिबल है। थोड़ी सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं इस क्वेश्चंस के बाद। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने किसी ना किसी फेवरेट जोन से बहुत ही सूझबूझ और समझदारी के साथ इन 21 जोन में से अपना फॉर्म फिल कर दिया होगा। आगे डिस्कशन किया जाए कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। इस बात से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, थोड़ा सा फास्ट रखेंगे इसको। पहले सीवीटी 1 होगा जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, फिर सीवीटी 2 होगा, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा। देखो आपकी आंखें खोलने की यहाँ पे जरूरत है। आपको जो बार बार एक चीज बोली जाती है कि सीवीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको एक बात पता होगी कि जब सीवीटी 1 का रिजल्ट आता है तो उसमें मेरिट इंडेक्स के आधार पर आपका रिजल्ट निकाला जाता है। एग्जैक्टली सीधा सीधा नहीं बताते कि भैया सीवीटी 1 की जनरल की कट ऑफ ये है और आपके पास में ईडब्ल्यूएस की ये है, या फिर जो आपके पास में एससी की कट ऑफ ये है, ओबीसी की कट ऑफ ये, ऐसे नहीं बताते। मेरिट इंडेक्स बनाई जाती है। इसका मतलब मान लो आपने 5 प्रोफाइल के लिए फॉर्म भरा था, अब उन 5 प्रोफाइल की मिनिमम कट ऑफ क्या है, आप हो सकता है जो आपके मार्क्स आए उसके आधार पर उन 5 में से आपसे सिर्फ एक में ही एलिजिबल हो। तो अगर आपके ज्यादा मार्क्स आए होते, जितने ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे आप उतने ही ज्यादा डिपार्टमेंट को क्वालिफाई कर पाएंगे जो आपने खुद ने ही प्रेफरेंस चूज करी थी उनमें से। तो इसीलिए सीवीटी 1 में आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, पास हो जाए काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। मान लो आपने इसको क्वालिफाई कर लिया लेकिन 10 की लिस्ट आपने बनाई थी और जो प्रोफाइल थी और जॉब प्रोफाइल, और उसमें से सिर्फ आप एक में क्वालिफाई कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा टारगेट करना होगा सीवीटी 1 में, जिससे कि आप आगे के रास्तों को ज्यादा से ज्यादा खोल सकें, जो आपकी जॉब प्रोफाइल से ज्यादा जॉब प्रोफाइल के ऊपर आप एलिजिबल हो पाओ। उसके बाद सीवीटी 2 की भी बात करेंगे जिसके आधार पर आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। अब देखो सीवीटी 1 में कुछ कुछ बातें जो आप लोगों को नहीं पता होंगी, कैलकुलेटर को लेके और नेगेटिव मार्किंग को लेके काफी लोगों के मन में कुछ चीजें रहती हैं। जैसे कि सीवीटी 1 में टोटल 4 सब्जेक्ट आएंगे, पूरी तरीके से नॉन टेक्निकल का पेपर होगा भाई। इसमें मैथ्स आपके पास 30 नंबर की, रीजनिंग 25 नंबर की, जनरल साइंस 30 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का होगा। अब देखो दिक्कत क्या आती है, आपको अगर मैं 75 कह रहा हूं
तो अगर आपने मैथ्स और जनरल साइंस इन दो सब्जेक्ट के अंदर अपनी बढ़िया कमांड बना ली, इन दो सब्जेक्ट के अंदर, तो इसका मतलब आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है बात है। उसके बाद में रीजनिंग, अभी भाई सबने ही चाहे मैं बात करूं एसएससी का एग्जाम दिया होगा, हो सकता है लास्ट ईयर आप आरआरबी में रह गए तब भी आपने तैयारी करी होगी, या आपने कोई अदर एग्जाम्स दिए होंगे स्टेट के, तो भी आपको रीजनिंग तो आपने तैयार करी होगी, और ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप जानते हो। तो इसमें 75 प्लस टारगेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें मेन कहानी क्या है कि 3 महीने आपको एक्चुअली तैयारी कैसे करनी है। देखो पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, 90 मिनट का पेपर होगा और 100 नंबर का दिया जाएगा, और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसके सिलेबस को और देख लेते हैं। देखो भाई सिलेबस में अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, पूरा सिलेबस मैथ्स का ये लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, इस तरीके से पूरा सिलेबस है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिया गया है। फिर इसके बाद में आपके पास आती है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये इसके सारे टॉपिक्स आपको दिए गए, जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स आपको दिए गए, और जनरल साइंस के सारे टॉपिक्स आपको दिए गए। अच्छा, जो साइंस है आपके पास में वो 10th स्टैंडर्ड तक की सीबीएसई के सिलेबस के आधार पर पूछी जाएगी। ओके, चलो आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमें ये बताओ कि अब हमें टारगेट क्या करना है, हम सीबीडी 2 के बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा एक चीज और टारगेट से पहले एक चीज बताना भूल गया, आपके मन में एक चीज जरूर आती होगी कि सर कब तक हो सकता है सीबीडी 1 का एग्जाम। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है भाई, क्योंकि ये जब तक नहीं बताऊंगा तब तक 3 महीने का रोड मैप आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो यार, फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट हुई थी, ये आपकी स्टार्ट हुई थी 31 अक्टूबर से। हालांकि इसको और 10 से 12 दिन एक्सटेंड किया गया, क्योंकि 2 डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज बढ़ेगी, 2 जोन्स के अंदर। तो ये 10 दिसंबर 2025 तक भरेगी, और आप सभी ने बहुत अच्छे से इस फॉर्म को फिल कर दिया होगा। आई होप कि कोई गलती ना की हो। उसके बाद एग्जाम की मैं डेट बता रहा हूं, ये सब एक्सपेक्टेड डेट है। अब जो एक्सपेक्टेड डेट होती हैं उनको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैंने देख के सारी चीजों को पूरा एनालिसिस करके तब बता रहा हूं। अब काफी सारे बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर अभी फिलहाल में ना एक कैलेंडर को लेकर के एक कटआउट जारी हुआ था, और इसमें यहां पे लिखा हुआ था कि जो एग्जाम है वो आपके अगले साल फरवरी से शुरू कराए जाएंगे, मतलब 2026 में फरवरी से। और जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम है ये लिखा हुआ है कि जुलाई में आयोजित की जाएगी, जिसकी एज लिमिट 18 से 33 है, और इसमें आपका 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपका गणित, सामान्य जागरूकता यानी कि आपके पास में जनरल साइंस, रीजनिंग, और जनरल जो आपके पास में जनरल इंटेलिजेंस, और साथ के साथ में सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस का एग्जाम लिया जाएगा। ये आपको बोला गया जुलाई में, लेकिन ये गलत इंफॉर्मेशन है भाई। पहली बात तो ये टोटली गलत है, इस पे ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करना कि आपका एग्जाम जुलाई और अगस्त में होगा, आप बिल्कुल पूरी तरीके से डूब जाओगे। ठीक है, क्योंकि भाई ये जो बातें हैं ना, ये 2026 के कैलेंडर को लेकर के उन्होंने ज्यादा सोच लिया है। तो एग्जाम कब होना चाहिए उसके लिए जो पुख्ता मेरे पास में जो इंफॉर्मेशन है मैं उसके बारे में जिक्र कर लेता हूं। देखो बेटा, 2024 में जब पेपर हुआ था, तो 2024 के पेपर का जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी वो 30/7/2024 से स्टार्ट हुई थी, और लगभग 30/8/2024 तक, 30/7/2024 से 30/8/2024 तक करेक्शन वगैरह सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया था। उसके बाद आप एग्जाम देखो, 8वें महीने के बाद एग्जाम कब हुआ, डायरेक्ट 12वें महीने में, मतलब लगभग 3 महीने का प्लस गैप, आप समझ लो 3 मंथ प्लस का आपको टाइम मिला। तो इसी आधार पर अभी जो फॉर्म फिल किए गए हैं उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो फॉर्म फिल हुए हैं आपके 10 दिसंबर तक। इसके 3 महीने बाद अगर आप जाओगे तो जनवरी, फरवरी और मार्च हो गया आपके पास में। तो मार्च के लास्ट तक आपके पास आई थिंक सो कि एग्जाम हो सकते हैं, उसके बाद 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन आगे भी बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में जब सीबीटी 2 एग्जाम हुआ तब कब हुआ था, तो वो भी एक बार देख लेते हैं 2024 में क्या हुआ था। 2024 में देखो यहां पे आपका दिसंबर के बाद में सीबीटी 2 का जो एग्जाम डेट है वो आपके पास 22 अप्रैल रखी गई है ना। तो ये ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद में ये एग्जाम लिया गया। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मतलब ये दिसंबर में हो गया। फॉर्म फिल हुए आपके पास में अगस्त के अंदर, और उसके बाद में दिसंबर में एग्जाम हो गया सीबीटी 1, और उसके बाद स्टेज 2 की एग्जाम डेट जो थी आपके पास में वो कब हुआ, 22/4/2025 को। हालांकि एक शिफ्ट गड़बड़ हो गई तो री एग्जाम भी हुआ था, लेकिन मेन एग्जाम डेट यही है 22/4/2025, 4 महीने बाद। तो इसके आधार पर अगर हम बात करें सीबीटी 2 का एग्जाम कब हो सकता है, तो मार्च के बाद
मार्च, उसके जनवरी फरवरी मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल मई और जून। तो आपके पास लगभग जून तक एग्जाम हो सकता है। पिछली बार थोड़ा सा डिले हुआ था कई सारे रीजंस की वजह से, लेकिन इस बार 3 महीने या 3.5 महीने में आपका एग्जाम CBT 2 वाला भी हो जाएगा। तो ये एग्जाम की डेट है। इनफैक्ट अगर आप 2019 की मैं बात करूंगा ना, तो 2019 के अंदर भी ना CBT 2 का जो एग्जाम हुआ था, नोटिफिकेशन आया था दिसंबर में, और दिसंबर के बाद उसके बाद देखो लगभग 5 से 6 महीने मिले थे CBT 1 में, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई। अभी हम लेटेस्ट जो डेट है इसके आधार पर चलेंगे, तो आपका एग्जाम मैंने आपको बता दिया कब हो सकता है। अच्छा देखो, पिछली साल जो वैकेंसीज थी वो काफी ज्यादा थी, लगभग 8,000 के समथिंग, तो 11 लाख फॉर्म भरे गए थे। लेकिन इस बार जो वैकेंसीज है वो लगभग 2600 के आसपास वैकेंसीज हैं, ऑलमोस्ट 2600 है ना 2025 के अंदर। तो फॉर्म फिलिंग जो है वो भी ऑलमोस्ट मान के चलो आप 7-8 लाख के समथिंग आपके फॉर्म भरे जा सकते हैं। और इनमें इस हमेशा आप देखा होगा आपने, लगभग 60 से 65% के आसपास अटेंडेंस रहती है, तो वही लगभग अटेंडेंस रहेगी, और 15% लोगों को CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। लेकिन अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं कि सर आपने कहा कि CBT 1 में हमें कितना सेफ स्कोर करना होगा या कितना हमारा टारगेट होना चाहिए, इसको लेकर के। तो देखो भाई, जो आपके पास टारगेट होना चाहिए ना, वो आपका होना चाहिए 75 प्लस का टारगेट होना चाहिए। अब ये 75 प्लस का टारगेट आपका अचीव कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखो मैथ्स के अंदर ये आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें मैथ्स के अंदर आपको 27 प्लस लाने होंगे, और मैं अगर लेकर के चलूं तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हो 25 प्लस मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। रीजनिंग के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो आपको रीजनिंग के अंदर ऑलमोस्ट 22 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे। जनरल साइंस की बात करूं तो और इसमें ज्यादा ला सकते हैं आप लोग 25 प्लस, क्योंकि पिछले साल के पेपर को देखूं ना मैं, तो थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। और जनरल साइंस अवेयरनेस की बात की जाए तो आप इसमें 10 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हैं। अब आप इनको आउट काउंट करोगे ऑलमोस्ट 75 प्लस के आसपास पहुंच जाएगा, तो 20 और 40 और 60 और 70 के अलावा लगभग 80 नंबर तक पहुंच जाएगा। प्लस का मतलब है 75 प्लस। और जोर मार सकते हो, जिन बच्चों में दम है वो यहां तक जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप इस वाली रेंज में तो आपको जाना ही पड़ेगा। मैंने 2 रेंज बता दी है, जो एक एवरेज स्टूडेंट है और जो लगता है कि यार मैंने पिछले साल दिया था मैं और फोड़ सकता हूं एग्जाम को, वो जो प्रो वाला स्टूडेंट है वो इस वाली रेंज की तरफ जा सकता है। अब मैंने कुछ चीजें तैयार करी हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। देखो मैथ्स के अंदर 25 प्लस मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। जैसे मैंने कुछ 10 टॉपिक्स लिखे हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो 2024 के अंदर सबसे ज्यादा पूछे गए। मतलब एक एक टॉपिक से आप देखोगे, अगर हाईली वेटेज के टॉपिक के आधार पर मैं आपको बताऊं तो रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, SI CI, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, परसेंटेज, एवरेज, स्टैटिक्स, ये सब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। हालांकि टॉपिक तो 12-15 टॉपिक्स हैं, लेकिन ये ऐसे 10 टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार अभी से कर लेने चाहिए, और आगे आने वाले जो दिन है उनमें डेली आपको पढ़ाई करनी है इन टॉपिक्स की। अगर मैं बात करूंगा साइंस की, तो ध्यान रखना साइंस के अंदर मैंने जो ये सीक्वेंस बनाया है, ये बढ़ते हुए घटते हुए आधार पर बनाया है। मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे लास्ट ईयर, अगर मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस की बात करूं तो केमिस्ट्री में पूछे गए मैक्सिमम क्वेश्चंस। और इसके बाद में मॉडरेट, मतलब सेकंड नंबर पे ये है आपका, और थर्ड नंबर पे आपके पास ये है, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे, और ये आपके पास में थर्ड नंबर पे। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस था। तो केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको मुझे बता सकते हैं, जिसमें लाइन टू लाइन 1 to 1 हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट का पार्ट भी मैं बना के दे दूंगा आपको। अच्छा, आपको मैथ्स और इनमें मार्क्स कैसे लेके आने, मैं कुछ बातें कर लेता हूं। देखो बेटा, मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ने का बहुत ही एक सिंपल और आसान तरीका है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी चैप्टर्स को आपको कंप्लीट जरूर करें एज पर सिलेबस। सिलेबस मैंने आपको दिखाया था। इस सिलेबस में जो बातें लिखी हैं, आपको 1% किसी भी बात को इग्नोर नहीं करना, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो काम रहना चाहिए वो भी देख लेते हैं। टफ चैप्टर को बेसिक से प्रॉपर टाइम लेकर रिवाइज करें, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, सारे टॉपिक्स में जल्दबाजी करते हो। आपको सारे टॉपिक्स को इक्वली टाइम देना है, जो टफ टॉपिक्स हैं उनके अंदर बढ़िया अच्छा खासा टाइम देना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को आप एक जगह लिख सकते हैं, अपनी जो भी नोटबुक आपने प्रैक्टिस की बनाई है, और उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। इसके अलावा मॉक टेस्ट और PYQ सेट जरूर लगाएं, कॉन्फिडेंस बना रहेगा इससे। देखो मॉक टेस्ट कैसे, जैसे 25 क्वेश्चन की रीजनिंग है, तो 25-25 का सेट बना लो आप लोग, और 25-25 का सेट आप लोग कम से कम नहीं तो हर 2 दिन में दो।
2 दिन में। ऐसी सेम मैथमेटिक्स का जो है वो तो 1 दिन के गैप पर रखो, क्योंकि आपको बूस्ट करेगा और आपकी तैयारी को एक लेवल ऊपर लेके जाएगा। नेक्स्ट देखा है, अपनी गलतियों को एनालाइज करो और रिपीट मत करो भाई इन गलतियों को, बिल्कुल भी, ठीक है। बात आती है साइंस की। सर साइंस में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, तो मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स रखे हैं जहां से आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री के अपवाद और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप जरूर रिवाइज करें। मैं नीचे से कर रहा हूं क्योंकि हाईली वेटेज यहीं से आया था। केमिकल बॉन्ड्स, कंपाउंड्स, रिएक्शंस, केमिकल नेम एंड फॉर्मूलाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे लास्ट अभी जो 2024 में एग्जाम हुआ। फिजिक्स के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के जो भी फॉर्मूलाज हैं भाई उनको एक जगह रख लें और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें। यूनिट एंड मेजरमेंट, इन्वेंशंस, फिजिक्स लॉ जिसमें न्यूटन्स लॉ, फेराडे, किरचॉफ, लेंज लॉ, ओम्स लॉ, ये काफी इंपॉर्टेंट थे, लास्ट ईयर इनसे काफी क्वेश्चन आए। और बायोलॉजी के अंदर बीमारियां, विटामिन, मिनरल्स, बॉडी ऑर्गन्स, पार्ट्स, फंक्शन इनके, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्लांट एंड फोटोसिंथेसिस, ये सभी टॉपिक्स ऐसे थे जो एग्जाम में 2024 के अंदर पूछे गए थे। तो 2024 की वैकेंसी में तो भाई ये थे आपके पास में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों को पढ़ने चाहिए। फिलहाल में अभी तैयारी यहां से शुरू करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखा है जनरल साइंस के अंदर, तो देखो बताते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहे पिछले साल में। जिनमें से कौन कौन सा पढ़ना है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, पार्ट्स इनके, शेड्यूल्स, अमेंडमेंट्स पढ़ सकते हैं, बेसिक फैक्ट्स। ज्योग्राफी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम, माउंटेन्स एंड प्लेटू, इसके अलावा डैम्स, सोलर सिस्टम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ। इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी, बजट, स्कीम, नेशनल इनकम, इनकम, इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स, ये सब आपको पढ़नी है। और हिस्ट्री में देखो बुक्स, ये वाला पार्ट बहुत आया भाई लास्ट ईयर। अगर आप देखोगे 2024 का जो पेपर 25 में हुआ, इसमें हिस्ट्री और मतलब बुक्स और ऑथर्स काफी पूछे गए। हिस्टोरिकल प्लेसेस, टाइटल्स और मॉडर्न हिस्ट्री, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम लोग छोड़ देते हैं वो है आपका करंट अफेयर्स। इस बार स्पोर्ट्स से काफी क्वेश्चंस थे, तो स्पोर्ट्स जिसमें कप्स, ट्रॉफीज और टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात की गई। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिसमें अपॉइंटमेंट्स और कब हुआ ये पद नियुक्त, कब हुआ और डेथ कब हुई। रिसेंट अवार्ड कौन कौन से हैं, फेयर एंड फेस्टिवल जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल कब मनाया जाता है, पुष्कर मेला कब होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फैक्ट जैसे कि मिसाइल, इसरो, डीआरडीओ, यहाँ से क्वेश्चन थे। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट डेज एंड इंपॉर्टेंट स्कीम्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो भाई एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको पढ़ाई कहां से करनी है, तैयारी कैसे करनी है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आपका ये जो टारगेट है आराम से अचीव हो सकता है। आपको लगेगा कि एग्जाम और डिले हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 2026 का पेपर जो कि 2026 की वैकेंसी, अगले साल की भी वैकेंसी जिसके बारे में अभी तक कोई बातचीत नहीं है, उसके लिए भी कैलेंडर जारी कर दिया, क्योंकि आरआरबी ने कहा था हर साल वैकेंसी डालेंगे वो। तो भाई ऐसा समझिए कि आप ज्यादा टाइम नहीं मिलता। पिछली साल भी पूरे 1 साल के प्रोसेस के अंदर 9 से 10 महीने के प्रोसेस में पूरी की पूरी वैकेंसी जो थी उसको कंप्लीट कर दिया गया था। ठीक है, चलो ये आपने समझ लिया। एक बात जरूर मैं आप लोगों को लास्ट में बोलना चाहता हूं और प्लीज उसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। लास्ट ईयर क्या हुआ कि पेपर जो आपके पास टेक्निकल का होता है ना, वो एक साथ हो जाता है। जब टेक्निकल का पेपर हो जाता है भाई, तो मतलब एक साथ का मतलब क्या है, ज्यादा टाइम नहीं देगा आपको, तो आपको टेक्निकल को भी साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब टेक्निकल के लिए मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं बस, कि आप क्या करें अभी फिलहाल के अंदर। ठीक है, देखो लास्ट ईयर का ना मैं इसी पीडीएफ के अंदर क्या करूंगा, आपको अपनी अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग कौन सी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आए उसका एक पूरा मैंने लिस्ट बना दिया है। चाहे सिविल है, चाहे इलेक्ट्रिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है आपके पास में, और नॉन टेक वगैरह है सबके लिए। तो प्लीज इसको ना आप एक बार जरूर देख लेना, मैंने सारा पूरा एनालिसिस दिया हुआ है। इसको हम अगली एक और वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाओगे ना, तो ये वाली पीडीएफ में आज ही ड्रॉप कर दूंगा देवेश सर पीडब्ल्यू पे, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपका टारगेट क्या है आरआरबी जेई 2025 में के लिए, यानी कि 2026 इसको हम लोग बोल सकते हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।